दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की पुस्तक देख रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे, वह है हमारा बायो यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे जीएस पॉइंटर के तहत बायो यानी कि जीव विज्ञान, जिसके तहत हम लोग टॉपिक देख रहे थे दोस्तों वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी हम लोग चैप्टर देख रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंटों को देख लिया था। और चलिए अब हम इस वीडियो में वर्गीकी का जो आगे के पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो वर्गीकी के तहत हम लोगों ने दोस्तों यहाँ तक जो पॉइंट दिख रहा है, वे जातियाँ जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके आगे के जो पॉइंट है दोस्तों, उससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। जिन दोस्तों ने कवर ना किया हो वो उस वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। क्या है? वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, तो याद रखिए नाइडेरिया। क्या है? नाइडेरिया। फिर है कवक, फंजाई, और फिर है दोस्तों आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ। फिर देखिए, वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, वह है दोस्तों नाइडेरिया। ठीक है, कवक, फंजाई और आदि जंतु प्रोटोजोआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, वह है नाइडेरिया, कवक, फंजाई और आदि जंतु प्रोटोजोआ। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, कह रहा है कि मटर पौधा है, तो मटर पौधा है दोस्तों शाक है एक। ठीक है, याद रखिएगा, मटर पौधा है एक शाक। ठीक है दोस्तों, मटर पौधा क्या है? एक शाक है। फिर देखिए, कह रहा है कि तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए गन्ना प्रवर्धन के लिए पूछा गया यह प्रश्न है कि तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा गन्ना प्रवर्धन के लिए। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि लौंग है, तो याद रखिए बंद कलियां। क्या है? लौंग है, बंद कलियां। पूछा गया पेपर में प्रश्न है यह। लौंग है तो याद रखिए बंद कलियां। ठीक है, लौंग है दोस्तों बंद कलियां। अगला देखिए, जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है, तो याद रखिए लौंग। ठीक है, कह रहा है जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है, तो याद रखिएगा लौंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे। अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली तथा वनस्पति कली में से लौंग निरूपण है, तो याद रखिएगा फूल कली का। क्या है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली तथा वनस्पति कली में से लौंग निरूपण है, तो याद रखिएगा फूल कली का। ठीक है, अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली तथा वनस्पति कली में से लौंग निरूपण है, तो याद रखिए फूल कली का। ठीक है, कह रहा है कि लौंग प्राप्त होते हैं, तो याद रखिए शुष्क पुष्प कली से। क्या है? लौंग प्राप्त होते हैं, तो याद रखिए शुष्क पुष्प कली से। ठीक है, कह रहा है अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली तथा वनस्पति कली में से लौंग निरूपण है, तो याद रखिए फूल कली का। ठीक है, फिर है दोस्तों लौंग प्राप्त होते हैं, तो याद रखिए लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। क्या है? लौंग प्राप्त होते हैं तो शुष्क पुष्प कली से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। सारे पॉइंट ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए यहाँ क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों सुमेलित है। क्या है? कह रहा है कि सुमेलित है, तो याद रखिए सुमेलित हम लोग मिलान करेंगे। अदरक दोस्तों हमारा सुमेल हो जाएगा राइजोम से। क्या है? अदरक हमारा सुमेल हो जाएगा राइजोम से। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है दोस्तों केसर, तो केसर हो जाएगा पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। क्या है? पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। फिर है दोस्तों अफीम, तो अफीम हो जाएगा हमारा अधभका फल यानी कि डूडी, अधभका फल डूडी। ठीक है, सन हमारा हो जाएगा दोस्तों तना से। ठीक है, सन हमारा हो जाएगा तना से। फिर देखिए सुमेलित है, तो अदरक हो जाएगा दोस्तों हमारा राइजोम। क्या है? अदरक हमारा हो जाएगा राइजोम से। केसर हो जाएगा दोस्तों पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। क्या हो जाएगा? केसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। अफीम हो जाएगा दोस्तों अधबका फल यानी कि डूडी, और सन हो जाएगा हमारा तना से। ठीक है, फिर ध्यान रखिए अदरक हो जाएगा दोस्तों हमारा राइजोम से, केसर हो जाएगा पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से, अफीम हो जाएगा अधपका फल यानी कि डूडी से, और सन हो जाएगा हमारा तना से। ठीक है, फिर ध्यान रखिए अदरक राइजोम से, केसर हो जाएगा पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से, अफीम हो जाएगा अधपका फल यानी कि डूडी से, और सन हो जाएगा दोस्तों हमारा तना से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है केसर होता है सूखा मिश्रण, तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का। क्या है? केसर होता है सूखा मिश्रण, तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का। फिर देखिए केसर होता है सूखा मिश्रण, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है। सुमेलित कह रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। अदरक हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रकंद से। क्या है? अदरक हो जाएगा हमारा प्रकंद से।
प्याज हो जाएगा दोस्तों हमारा मांसल पर्ण, क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा हमारा मांसल पर्ण। आलू हो जाएगा दोस्तों हमारा रूपांतरित तना या कंद, क्या है, आलू हो जाएगा हमारा रूपांतरित तना या कंद, ठीक है। नारियल हो जाएगा दोस्तों हमारा भ्रूणपोष, ठीक है, नारियल हो जाएगा हमारा भ्रूणपोष। फिर देखिए अदरक हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रकंद से, क्या है, अदरक हमारा हो जाएगा प्रकंद से। प्याज हो जाएगा दोस्तों मांसल पर्ण से। आलू हो जाएगा हमारा रूपांतरित तना या कंद। नारियल हो जाएगा हमारा भ्रूणपोष, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि अदरक, तो अदरक हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रकंद से। प्याज हो जाएगा दोस्तों मांसल पर्ण से। आलू हो जाएगा रूपांतरित तना या कंद से। नारियल हो जाएगा भ्रूणपोष से, ठीक है। अदरक हो जाएगा प्रकंद से, प्याज हो जाएगा मांसल पर्ण से, आलू हो जाएगा रूपांतरित तना या कंद से, नारियल हो जाएगा दोस्तों हमारा भ्रूणपोष से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, आगे के प्रश्न ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखिए, ठीक है। कह रहा है दोस्तों तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो याद रखिएगा तना कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो याद रखिए तना, क्या है, तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो याद रखिए तना, ठीक है। फिर कह रहा है आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, तो याद रखिए भिंडी, क्या है दोस्तों, कह रहा है आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, तो याद रखिए भिंडी, क्या है, आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, तो याद रखिए भिंडी, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है। कह रहा है कि सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है, तो याद रखिए सच्चा फल नहीं है दोस्तों, वह है हमारा सेब, ठीक है। कह रहा है कि सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ, चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, तो याद रखिए वह है भिंडी। फिर कह रहा है सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है, तो याद रखिए वह है हमारा सेब, सच्चा फल नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे के प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों पादप कली है तो एक भ्रूणीय टहनी, क्या है, पादप कली है दोस्तों, तो एक याद रखिए भ्रूणीय टहनी है पादप कली, ठीक है। पादप कली है दोस्तों, एक भ्रूणीय टहनी है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि कार्क प्राप्त होता है, ठीक है, कार्क प्राप्त होता है, तो याद रखिए कार्क प्राप्त होता है दोस्तों क्वेकर्स सुबर ओक नामक पेड़ से, क्या है, कार्क प्राप्त होता है दोस्तों क्वेकर्स सुबर ओक नामक पेड़ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्क प्राप्त होता है, तो याद रखिए क्वेकर्स सुबर ओक नामक पेड़ से, ठीक है, कार्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर ओक नामक पेड़ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है। कह रहा है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो याद रखिए सल्फर यौगिक, क्या है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो याद रखिए दोस्तों सल्फर यौगिक। फिर देखिए लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक, ठीक है। चलिए यह भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो याद रखिएगा सल्फेनिक एसिड, ठीक है दोस्तों, सल्फेनिक अम्ल। फिर देखिए प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, तो याद रखिएगा सल्फेनिक अम्ल, ठीक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, तो याद रखिए सल्फेनिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है दोस्तों सल्फेनिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो याद रखिए पुष्प, क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो याद रखिए पुष्प, क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो याद रखिए पुष्प, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए देखिए कह रहा है, यहां से हम लोगों ने देखा था कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वह है दोस्तों पुष्प, ठीक है। यह भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए कह रहा है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो कैप्सिसिन की उपस्थिति, क्या है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है दोस्तों तो कैप्सिसिन की उपस्थिति, ठीक है। याद रखिए मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो कैप्सिसिन की उपस्थिति, ठीक है दोस्तों। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिसिन की उपस्थिति। अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है दोस्तों कोशित या प्यूपा, ठीक है। याद रखिएगा कि रेशम का कीड़ा या सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है दोस्तों कोशित यानी कि प्यूपा, ठीक है। याद रखिए कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है दोस्तों कोशित या प्यूपा। अगला देखिए रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है दोस्तों शहतूत की पत्तियां, क्या है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है दोस्तों शहतूत की पत्तियां, ठीक है। चलिए
आगे ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों, कह रहा है रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो याद रखिए मोती। क्या है, रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो याद रखिए मोती। क्या है, रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, तो याद रखिए मोती। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है गन्ना। ठीक है, कह रहा है दोस्तों गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फसल है, तो याद रखिए घृतकुमारी। क्या है, गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फसल है, तो याद रखिए घृतकुमारी, जिसे हम लोग दोस्तों एलोवेरा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फसल है, तो याद रखिए घृतकुमारी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है। क्या है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है, तो फिनाल तथा फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है, तो याद रखिए फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। क्या है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है, तो याद रखिए फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवृत्त बीजी पादप से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है, तो याद रखिए आवृत्त बीजी पादप से। क्या है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवृत्त बीजी पादप से। क्या है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवृत्त बीजी पादप से। अगला देखिए, कह रहा है, पूछा गया प्रश्न है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो याद रखिए सिनकोना की छाल से। क्या है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो याद रखिए सिनकोना की छाल से। क्या है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। अगला देखिए, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है, तो याद रखिए बीजीय पादप से। क्या है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो याद रखिए बीजीय पादप से। क्या है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो याद रखिए बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे ध्यान से। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के कंटेंट को देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है दोस्तों समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ देखिए कह रहा है कि समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, तो याद रखिए आयोडीन का। ठीक है दोस्तों, कह रहा है समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिए आयोडीन का। ठीक है, फिर चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि। क्या है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषध ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, वह है दोस्तों क्लोरोक्विन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्या है, कह रहा है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, याद रखिए वह है क्लोरोक्विन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है। दोस्तों यह प्रश्न गलत दिया गया है। ठीक है, यह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है दोस्तों, यह कोरोना के लिए ना होकर मलेरिया के लिए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया लोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है दोस्तों। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि यहाँ कोरोना ना होकर दोस्तों, ठीक है, यहाँ मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दोस्तों एक कृत्रिम औषधि है। ध्यान रखिएगा कि मलेरिया रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसके डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो वह है दोस्तों डायटम। ठीक है, क्या है, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो याद रखिए डायटम। ठीक है, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डायटम से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो याद रखिए डायटम।
चलिए दोस्तों आगे देखिए, कह रहा है सहतूत का फल है तो याद रखिए सोरोसिस। क्या है? सहतूत का फल है तो याद रखिए सोरोसिस। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो याद रखिए कपास। क्या है? सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो याद रखिए कपास दोस्तों। ठीक है, सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो याद रखिए कपास। ठीक है, सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो याद रखिए कपास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो याद रखिए लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है दोस्तों तो याद रखिए लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो याद रखिए लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों यहां देखिए, कह रहा है कि बौना गेहूं, क्या है? देखिए, कह रहा है कि बौना गेहूं, संकर मक्का, टीटी क्रेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है तो याद रखिए ट्रीटिकेल। क्या है? कह रहा है कि बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रीटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता तो याद रखिए ट्रीटिकेल। ठीक है, बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रीटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता तो वह है दोस्तों ट्रीटिकेल। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है दोस्तों मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। क्या है? कह रहा है कि मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है तो याद रखिए ट्रीटिकम ड्यूरम। क्या है दोस्तों? कह रहा है मैक्रोनी गेहूं का, क्या है? मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है तो याद रखिए ट्रीटिकम ड्यूरम। क्या है? मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है तो याद रखिए ट्रीटिकम ड्यूरम। ठीक है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है दोस्तों तो याद रखिए ट्रीटिकम ड्यूरम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कनौला। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कनौला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों यानी कि ऑयल सीड मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि दोस्तों इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, फिर देखेंगे। कह रहा है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। फिर देखिए, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। क्या है? कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है, कह रहा है स्पंजी टिश्यू यानी कि स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है दोस्तों हमारा अल्फांसो। ठीक है, कह रहा है कि स्पंजी टिश्यू यानी कि स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है दोस्तों हमारा अल्फांसो। ठीक है, स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है दोस्तों वह है हमारा अल्फांसो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कथन कह रहा है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कह रहा है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण कह रहा है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। क्या है? कुछ जीवाणु, कथन कह रहा है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं तो कथन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, यह हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो ए सही है दोस्तों, परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए आगे देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों ये है कि ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। क्या है? कह रहा है कि ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। फिर है ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। कह रहा है यह वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। फिर कह रहा है यह फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। ठीक है, कह रहा है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपरोक्त कथनों में से सत्य हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर कह रहा है ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, दूसरा पॉइंट। फिर कह रहा है ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपरोक्त कथनों में से सत्य है, तो उसमें
जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हमारा फिर कथन कारण का प्रश्न है। कह रहा है कि कथन ए मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। क्या है? मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। क्या है? मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो यह हमारा गलत है। ठीक है, कथन कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो यह हमारा जो कारण दिया गया है यह गलत है, जबकि कथन दिया गया है कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, यह हमारा सही पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से। चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ठीक है, क्या है यहां देखिए क्या पॉइंट कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। याद रखिएगा कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में दोस्तों लंबी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी कि 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कह रहा है कि मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स पाई जाती हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी कि 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, याद रखिए मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी कि 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। क्या है? शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा मरुद्भिद। ठीक है, क्या है? मरुद्भिद हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को हम कहते हैं दोस्तों मरुद्भिद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। क्या कह रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो याद रखिए मांसल। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो याद रखिए मांसल। ठीक है, चलिए अगला देखिए पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हेलोफाइट। क्या है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं दोस्तों हम हेलोफाइट। ठीक है, ध्यान रखिए कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं दोस्तों हम हेलोफाइट। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं लवण मृदोभिद। क्या है? कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं लवण मृदोभिद। ठीक है, फिर देखिए लवणता युक्त वातावरण प्रेमी को कहते हैं दोस्तों लवण मृदोभिद। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों, चलिए देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है दोस्तों जेली रूदन का कारण अम्ल की अधिकता है। क्या है? जेली रूदन का कारण अम्ल की अधिकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। ठीक है, कह रहा है गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। फिर तीसरा है दोस्तों कि नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या है? नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। फिर कह रहा है कि सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। क्या है? सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से सत्य हैं, तो याद रखिए केवल पहला कथन ठीक है दोस्तों, और केवल चौथा कथन हमारा सत्य है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन हमारा सत्य नहीं है। फिर देखेंगे पहला कथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। क्या है? जेली रुदन का कारण दोस्तों अम्ल की अधिकता है। याद रखिएगा जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। चौथा है कि सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है दोस्तों साइटोकाइनिन। क्या है? सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो केवल 1 और 4 पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं। क्या है? एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है। कह रहा है कि एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं तो यांत्रिक अवलंब के लिए। क्या है? एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं दोस्तों, तो याद रखिए यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं तो जड़ों के बालों से। क्या है? जड़ों के बालों से। ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं तो याद रखिए यांत्रिक अवलंब के लिए। और फिर है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं तो याद रखिए जड़ों के बालों से दोस्तों। ठीक है,
जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोफाइट कहते हैं, क्या है, हाइड्रोफाइट कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए एक जलीय पौधे को, क्या है, हाइड्रोफाइट कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए एक जलीय पौधे को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकृति में फर्न, क्या है, प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मांस और छत्रक यानी कि मशरूम में से जिन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है तो वह है दोस्तों लाइकेन और मांस की। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मांस और छत्रक, मशरूम में से जिन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है तो वह है दोस्तों हमारा लाइकेन और मांस। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मांस और छत्रक में से जिन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है दोस्तों तो वह है हमारा लाइकेन और मांस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। क्या है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। ठीक है, फिर देखिए पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि पोषक स्तर बनते हैं, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि पोषक स्तर बनते हैं तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। क्या है, पोषक स्तर बनते हैं दोस्तों, तो याद रखिए खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। क्या है, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ठीक है, चलिए सही सुमेलन देखिए यहाँ क्या दिया गया है, कह रहा है कि स्वजीवी, तो स्वजीवी दोस्तों उत्पादक होते हैं। क्या है, स्वजीवी, तो स्वजीवी याद रखिए उत्पादक होते हैं। फिर है परोपजीवी, ठीक है दोस्तों, तो परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, परोपजीवी दोस्तों उपभोक्ता होते हैं। फिर है मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी होते हैं दोस्तों विबंधक। क्या है, मृतोपजीवी होते हैं दोस्तों विबंधक। ठीक है, फिर है तृणभक्षी, तो तृणभक्षी कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों तृणभक्षी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता तृणभक्षी। फिर देखिए स्वजीवी होते हैं दोस्तों उत्पादक, स्वजीवी होते हैं दोस्तों उत्पादक। ठीक है, स्वजीवी उत्पादक होते हैं। परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं। क्या है, परोपजीवी दोस्तों उपभोक्ता होते हैं, परोपजीवी दोस्तों उपभोक्ता होते हैं। मृतोपजीवी होते हैं दोस्तों विबंधक। क्या है, मृतोपजीवी होते हैं विबंधक। ठीक है, तृणभक्षी होते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। फिर देखिए स्वजीवी होते हैं उत्पादक, परोपजीवी होते हैं उपभोक्ता, मृतोपजीवी होते हैं विबंधक, तृणभक्षी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या है हमारा, आगे के पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो याद रखिए हरित पादप। क्या है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों तो याद रखिए हरित पादप। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फुरामिन फेरा में से वे जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं तो याद रखिए साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। क्या है, कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फुरामिन फेरा में से वे जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं तो याद रखिए साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। ठीक है, फिर देखिए कि कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फुरामिन फेरा में से वे जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं तो याद रखिए साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो मीथेन के। फिर देखिए कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो ध्यान रखिए वातक तंत्र से। क्या है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो ध्यान रखिए वातक तंत्र से। ठीक है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि। क्या है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। क्या है, कह रहा है तलों के निकट पानी नहीं जमता है। क्या है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि जल से बाहर निकाली जाने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। क्या है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। फिर देखिए जल से बाहर निकाली जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। चलिए कह रहा है दोस्तों कि मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है तो याद रखिए गलफड़ों द्वारा। क्या है, कह रहा है पॉइंट हमारा कि मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है तो याद रखिए गलफड़ों द्वारा। ठीक है, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है तो याद रखिए गलफड़ों द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है सेब के फल में लाली का कारण है तो याद रखिए एंथोसाइनिन। ठीक है दोस्तों, क्या है,
सेब के फल में लाली का कारण है तो याद रखिए दोस्तों एंथोसाइनिन। क्या है? सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। ठीक है। टमाटर में लाल रंग का कारण है दोस्तों लाइकोपीन। क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण है दोस्तों लाइकोपीन। ठीक है। कह रहा है पपीते में पीले रंग का कारण है तो याद रखिए कैरिका जैंथीन। ठीक है, कैरिका जैंथीन। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट फिर से देखिए दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है। देखिए फिर से देखिए, कह रहा है कि सेब के फल में लाली का कारण है तो याद रखिए एंथोसाइनिन। क्या है? सेब के फल में लाली का कारण है तो याद रखिए एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। ठीक है, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। ठीक है, पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। ठीक है, पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। ठीक है, पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। ठीक है, फिर देखिए सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जात की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है दोस्तों अंडमान द्वीप। ठीक है, ध्यान रखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जात की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है हमारा अंडमान द्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या प्रश्न कह रहे हैं। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है तो याद रखिए चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ठीक है, कह रहा है कि जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है तो याद रखिए चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ठीक है, कह रहा है जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है तो याद रखिए चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों खमीर एक उदाहरण है। ठीक है, क्या है? खमीर एक उदाहरण है तो याद रखिए दोस्तों कवक का। क्या है? खमीर एक उदाहरण है तो याद रखिए कवक का। खमीर एक उदाहरण है कवक का। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम है तो याद रखिए फफूद या कवक, फंगाई। ठीक है, कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम है दोस्तों तो याद रखिए फफूद या कवक, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, ईस्ट और मशरूम है दोस्तों फफूद या कवक, कई बार पेपर में पूछा गया। कह रहा है रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो याद रखिए दोस्तों कवक। क्या है? रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो याद रखिए कवक। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो याद रखिए कवक। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कपास का प्रमुख घटक है, पूछा गया प्रश्न है तो याद रखिए सेलुलोज। क्या है? कपास का प्रमुख घटक है तो याद रखिए सेलुलोज। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है दोस्तों लाइकेन मिश्रित जीव होते हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। लाइकेन जो है दोस्तों वह मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। क्या है? लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। चलिए कह रहा है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं दोस्तों म्यूटिलिज्म यानी कि सहजीविता। ठीक है, कह रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटिलिज्म यानी सहजीविता। क्या है? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटिलिज्म या सहजीविता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, आगे के पॉइंट देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए यहां देखिए, कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी साहचर्य है दोस्तों तो याद रखिए शैवाल और कवक के। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी साहचर्य है तो याद रखिए शैवाल और कवक के। देखिए फिर देखिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी साहचर्य है तो याद रखिए शैवाल और कवक के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों नोस्कापीन प्राप्त होता है तो याद रखिए पोस्ता पॉपी से। क्या है दोस्तों? नोस्कापीन प्राप्त होता है तो याद रखिए पोस्ता पॉपी से। फिर देखिए नोस्कापीन प्राप्त होता है दोस्तों तो याद रखिए पोस्ता पॉपी से। ठीक है, फिर कह रहा है कि हेरोइन प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा सारे पूछे गए पॉइंट हैं। हेरोइन प्राप्त होती है दोस्तों अफीम पोस्ता से। ठीक है, कह रहा है कि हेरोइन प्राप्त होती है तो याद रखिए अफीम पोस्ता से। हेरोइन प्राप्त होती है दोस्तों अफीम पोस्ता से। ठीक है, फिर कह रहा है कि मॉर्फिन प्राप्त होती है दोस्तों तो याद रखिए पोस्ता के फल से। क्या है? मॉर्फिन प्राप्त होती है दोस्तों पोस्ता के फल से। क्या है? मॉर्फिन प्राप्त होती है पोस्ता के फल से। कह रहा है दोस्तों अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना
बिना पके फल के लैटेक्स से। क्या है? अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। ठीक है, याद रखिए, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो पौधे के अधपके फल से। क्या है? अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अफीम का मुख्य अवयव है तो याद रखिए मॉर्फिन। क्या है? अफीम का मुख्य अवयव है तो याद रखिए मॉर्फिन। ठीक है, कह रहा है कि अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है तो याद रखिए औषाधकारी। ठीक है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है तो याद रखिए औषाधकारी। ठीक है, कह रहा है अफीम का वास्तविक नाम है तो याद रखिए पैपेवर सोमनीफेरम। क्या है दोस्तों? अफीम का वास्तविक नाम पैपेवर सोमनीफेरम। फिर यहां से देखिए एक बार, कह रहा है दोस्तों नोस्कापीन प्राप्त होता है। क्या है? नोस्कापीन प्राप्त होता है तो याद रखिए दोस्तों पोस्ता पापी से। क्या है? नोस्कापीन प्राप्त होता है पोस्ता पापी से। हेरोइन प्राप्त होती है दोस्तों अफीम पोस्ता से। क्या है? हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन प्राप्त होती है दोस्तों पोस्ता के फल से। क्या है? मॉर्फिन प्राप्त होती है दोस्तों पोस्ता के फल से। ठीक है, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। क्या है? अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर है, कह रहा है कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो याद रखिए पौधे के अधपके फल से। क्या है? अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। ठीक है, फिर कह रहा है कि अफीम का मुख्य अवयव है तो याद रखिए मॉर्फिन। क्या है? अफीम का मुख्य अवयव है तो याद रखिए मॉर्फिन। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है तो औषाधकारी। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है तो औषाधकारी। ठीक है, अफीम का वास्तविक नाम है तो याद रखिए पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के देखेंगे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखेंगे हमारा नया टॉपिक क्या है, वह है दोस्तों हमारा, चलिए देखेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्या है? वह है दोस्तों हमारा कोशिका या सेल। ठीक है, क्या है? कोशिका या सेल। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए नाभिक के अलावा, कह रहा है दोस्तों नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सही कथन है तो सही कथन है दोस्तों कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। क्या है कि सही कथन है तो याद रखिए जो वायरस होते हैं विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, यहाँ दोनों पॉइंट देख लीजिए। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सही कथन यहाँ कह रहा है तो सही कथन विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो याद रखिए कोशिका भित्ति के कारण। क्या है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो याद रखिए कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो याद रखिए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, फिर देखिए कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो याद रखिए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए फिर देखिए जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो याद रखिए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। ठीक है, ध्यान देखिए, कह रहा है पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं। क्या है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, पहला पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में यह नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। ठीक है, फिर देखिए परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है। क्या है? परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है। ठीक है, फिर देखिए जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे कि पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो ध्यान रखिए पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां
होती हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जैव कोशिका का वह भाग या कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस या शक्ति स्रोत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जैव कोशिका का वह भाग या कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो याद रखिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिए कि जैव कोशिका का वह भाग या कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस या शक्ति स्रोत कहलाता है वह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों पीत पिंड कोशिकाओं की सन्नति है। क्या है? पीत पिंड कोशिकाओं की सन्नति है। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पीत पिंड कोशिकाओं की सन्नति है, तो याद रखिए अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। ठीक है, फिर देखिए पीत पिंड कोशिकाओं की सन्नति है, तो अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो याद रखिए प्रोटीन एवं लिपिड की। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों, तो याद रखिए प्रोटीन एवं लिपिड से। ठीक है, प्रोटीन एवं लिपिड से हमारी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो याद रखिए प्रोटीन एवं लिपिड से। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की। ठीक है, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की। ठीक है, फिर देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो याद रखिए अंतःद्रव्यी जालिका की, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। ठीक है, याद रखिए कि प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और राइबोसोम की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लसिका कोशिकाएं बनती हैं। क्या है? लसिका कोशिकाएं बनती है दोस्तों, तो याद रखिए तिल्ली, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा एवं लसिका ग्रंथियों में। ठीक है, याद रखिए लसिका कोशिकाएं बनती हैं तिल्ली में दोस्तों, थाइमस ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में एवं लसिका ग्रंथियों में। ठीक है, कह रहा है लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो याद रखिए तिल्ली में, थाइमस ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में एवं लसिका ग्रंथियों में। फिर देखिए लसिका कोशिकाएं बनती हैं तो तिल्ली में, थाइमस ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में एवं लसिका ग्रंथियों में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। क्या है? बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। फिर है कि स्तंभ कोशिकाएं दोस्तों बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। क्या है? स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, यह भी पॉइंट हमारा गलत है। कह रहा है कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। क्या है? स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं, तो यह पॉइंट हमारा सही है। फिर है कि भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। क्या है? भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से सत्य कथन है, तो याद रखिए 3 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है आगे के पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है? प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। ठीक है, कह रहा है कि ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है कि ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। क्या है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। क्या है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। दूसरा है कि ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। क्या है? ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है दोस्तों कि ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। क्या है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। दूसरा है ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। क्या है? ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों
ऊतकों की मरम्मत करती हैं तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये सारे पॉइंट दोस्तों हमारी स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या दिए गए हैं, आगे के पॉइंट देखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां कह रहा है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु। ठीक है, यहां देखिए कह रहा है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिए एप्टोसिस। ठीक है दोस्तों, एप्टोसिस कहते हैं दोस्तों। हम क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कह रहा है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा एप्टोसिस। ठीक है, फिर देखिए कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं दोस्तों एप्टोसिस। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। क्या है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला तंत्र है। तो याद रखिए कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है दोस्तों क्रेब्स चक्र। ठीक है, ध्यान रखिए, कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो ध्यान रखिए क्रेब्स चक्र। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सौर ऊर्जा का क्या है, सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है। तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है। तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में। क्या है, सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है। तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है। तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नया टॉपिक बढ़ेंगे दोस्तों, आनुवांशिकता। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आनुवांशिकता के जनक के रूप में, क्या है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। तो याद रखिए ग्रेगर मेंडल। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। तो ध्यान रखिए ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि आनुवांशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स का जनक माना जाता है। तो याद रखिए जोहान ग्रेगर मेंडल को। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि आनुवांशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स का जनक माना जाता है दोस्तों, तो जोहान ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, चलिए अगला देखिए पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा दोस्तों कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था दोस्तों गार्डेन पी मटर। ठीक है, गार्डेन पी। फिर देखिए कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था दोस्तों गार्डेन पी मटर। ठीक है, फिर देखिए मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था दोस्तों गार्डेन पी मटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है तो लैंगिक जनन पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मेंडल के जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वह आधारित है दोस्तों लैंगिक जनन पर। फिर देखिए मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, तो याद रखिए लैंगिक जनन पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध है। तो याद रखिए जीन्स के चित्रण से दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध है। तो याद रखिए जीन्स के चित्रण से। क्या है, जीनोम चित्रण का संबंध है। तो याद रखिए जीन्स के चित्रण से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या दिए गए हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। क्या है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो चलिए देखेंगे। कह रहा है कि यह प्राय सार्वत्रिक होता है। ठीक है, यह प्राय सार्वत्रिक होता है। कह रहा है कि यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह अनित्यवयी या गैर अस्पष्ट एवं कोमार रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। फिर देखिए कि जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो याद रखिए यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। क्या है, जेनेटिक कोड यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। ठीक है, फिर देखिए यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है। क्या है, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है। फिर देखिए जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। क्या है, जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। फिर देखिए यह कह रहा है कि अनित्यव्यायी। क्या है, फिर कह रहा है कि यह अनित्यव्यायी
व्यायी, गैर अस्पष्ट एवं कुमारहित होता है। ठीक है, फिर है इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह सारे पॉइंट दोस्तों हमारे जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो याद रखिए क्रोमोसोम द्वारा। क्या है, कह रहा है कि जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है वह संतान में ले जाए जाते हैं तो याद रखिए क्रोमोसोम द्वारा। क्या है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो याद रखिए क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा गया प्रश्न है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो याद रखिए क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों जीन है। क्या है, कह रहा है जीन है तो याद रखिए जीन डीएनए का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जीन डीएनए का एक भाग है। ऊपर पॉइंट फिर देखिए, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो याद रखिए क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, फिर है दोस्तों जीन है, तो जीन है दोस्तों डीएनए का एक भाग। क्या है, जीन है दोस्तों डीएनए का एक भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। क्या है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं दोस्तों जीन। क्या है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। क्या है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है दोस्तों। ठीक है, क्या है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। क्या है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो याद रखिए 46। क्या है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों तो याद रखिए 46। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। क्या है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है दोस्तों तो याद रखिए 23। ठीक है, फिर है कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है तो याद रखिए उत्परिवर्तन। ठीक है, कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है तो याद रखिए उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है तो याद रखिए उत्परिवर्तन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो याद रखिए छिपकली में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो याद रखिए छिपकली में। क्या है, बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो याद रखिए छिपकली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है दोस्तों तो डीएनए। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है तो याद रखिए डीएनए। क्या है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है तो याद रखिए डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है तो याद रखिए डीएनए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था तो याद रखिए सूटन एवं बोबेरी ने। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था तो याद रखिए सूटन एवं बोबेरी ने। क्या है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था तो सूटन एवं बोबेरी ने। ठीक है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था तो सूटन एवं बोबेरी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या कह रहे हैं हमारे। ठीक है, चलिए यहां ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, कई बार पेपर में पूछा गया है। कह रहा है कि प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो याद रखिए बारबरा मैकलिंटॉक ने। क्या है दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो याद रखिए बारबरा मैकलिंटॉक ने। क्या है, प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो याद रखिए बारबरा मैकलिंटॉक ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि एडेनिन, टायरोसिन, गुआटीन एवं साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है तो याद रखिएगा दोस्तों टायरोसिन। ठीक है, क्या है, फिर देखिए। कह रहा है दोस्तों कि एडेनिन, ठीक है, कह रहा है एडेनिन, टायरोसिन, गुआटीन एवं साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है तो याद रखिए दोस्तों टायरोसिन। ठीक है, फिर देखिए। एडेनिन, टायरोसिन, गुआटीन एवं साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है तो याद रखिए टायरोसिन। ठीक है, चलिए
चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है हमारा कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ठीक है, क्या है? डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो याद रखिए डीऑक्सीराइबोस। क्या है? डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो याद रखिए डीऑक्सीराइबोस। फिर देखिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो याद रखिए डीऑक्सीराइबोस। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है दोस्तों डीएनए की खोज की थी। क्या है? कह रहा है कि डीएनए की खोज की थी, तो याद रखिए फ्रेडरिक मीजर ने 1869 में। ठीक है, कह रहा है डीएनए की खोज की थी, तो याद रखिए फ्रेडरिक मीजर ने 1869 में। क्या है? डीएनए की खोज की थी, तो याद रखिए फ्रेडरिक मीजर ने 1869 में। ठीक है, डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मीजर ने 1869 में। फिर देखिए ऊपर वाला पॉइंट कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, फिर है डीएनए की खोज की थी, तो याद रखिए फ्रेडरिक मीजर ने। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मीजर ने 1869 में। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई। कई बार यह रिपीट किया गया है प्रश्न परीक्षाओं में कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी, तो याद रखिए वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि राइबोजाइम्स होते हैं तो आरएनए अणु। ठीक है दोस्तों, याद रखिए राइबोजाइम्स होते हैं दोस्तों आरएनए अणु। क्या है? राइबोजाइम्स होते हैं दोस्तों आरएनए अणु दोस्तों। ठीक है, क्या है कि राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए अणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि राइबोजाइम्स होते हैं तो आरएनए के अणु। फिर है अगला पॉइंट, यहां देखिए कह रहा है कि कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। क्या है? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। दूसरा पॉइंट है कि एक्सरे तकनीज्ञ। क्या है? एक्सरे तकनीज्ञ। ठीक है, फिर तीसरा है कोयला खनक। फिर चौथा है रंगरेज और रंगसाज। ठीक है, क्या रहा है? कह रहा है कि उपयुक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा है, वह है दोस्तों केवल 2, यानी कि एक्सरे तकनीज्ञ। ठीक है, याद रखिए केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर से देखिए, कह रहा है कि कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे तकनीज्ञ, कोयला खनक, रंगरेज और रंगसाज। कह रहा है कि उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, वह है दोस्तों केवल 2, यानी कि एक्सरे तकनीज्ञ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका आंसर केवल 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है, देखेंगे दोस्तों, वह है हमारा जैव उर्वरक। ठीक है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों एजोला। ठीक है, कह रहा है एजोला। दूसरा है दोस्तों नील हरित शैवाल। तीसरा है दोस्तों हमारा अल्फा अल्फा। कह रहा है उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, वह है दोस्तों हमारे एजोला एवं नील हरित शैवाल। ठीक है, ध्यान रखिए कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एजोला और नील हरित शैवाल, पहला है एजोला, दूसरा है दोस्तों नील हरित शैवाल और तीसरा है दोस्तों अल्फा अल्फा। ठीक है, कह रहा है उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, तो याद रखिए एजोला और नील हरित शैवाल का। क्या है? एजोला, दूसरा नील हरित शैवाल, तीसरा अल्फा अल्फा। कह रहा है कि उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, तो याद रखिए 1 और 2, यानी कि एजोला और नील हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि राइजोबियम नील हरित शैवाल तथा एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। क्या है? राइजोबियम नील हरित शैवाल तथा एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, तो याद रखिए दोस्तों इन सभी का। ठीक है, क्या है? राइजोबियम नील हरित शैवाल तथा एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, तो ध्यान रखिए इन सभी का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। कह रहा है दोस्तों कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं। क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, तो याद रखिए अल्फा अल्फा। ठीक है, फिर है चना यानी कि चिकपी, फिर है दोस्तों तिपतिया घास यानी कि क्लोबर। ठीक है, कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं। क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, तो याद रखिए अल्फा अल्फा, चना, चिकपी एवं तिपतिया घास यानी कि क्लोबर। ठीक है, फिर देखिए कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं दोस्तों, तो याद रखिए अल्फा अल्फा, फिर है दोस्तों चना यानी कि चिकपी एवं फिर है दोस्तों तिपतिया घास यानी कि क्लोबर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, देखेंगे। चलिए दोस्तों यहां देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, तो याद रखिए अल्फा अल्फा, चना, चिकपी एवं तिपतिया घास क्लोबर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा आगे के पॉइंट, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है कि नोस्टाक। क्या है दोस्तों? नोस्टाक
एनाबीना, एजेटोबैक्टर तथा माइकोराइजा में से वे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं हैं, तो याद रखिए दोस्तों माइकोराइजा। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों नोस्टाक, ठीक है, एनाबीना, एजेटोबैक्टर तथा माइकोराइजा में से वे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं हैं, तो याद रखिए माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि नोस्टाक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर तथा माइकोराइजा में से वे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं हैं, तो याद रखिए माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों एजोला। ठीक है, कह रहा है कि ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो याद रखिए दोस्तों एजोला। ठीक है, कह रहा है ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो याद रखिए दोस्तों एजोला। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वह है दोस्तों हमारा दालें। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वह है दालें। ठीक है, दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वह है दोस्तों दालें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है, तो याद रखिए दोस्तों एजोला। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है, तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है, तो याद रखिए एजोला। क्या है, यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है, तो याद रखिए एजोला। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।